वन दिस इज़ पुरू जनुथरिया। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें अपन हिस्ट्री एनसीईआरटी नोट्स कंप्लीट करने वाले थे 6 to 9 तक के। इससे रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस अपने चैनल पर मैं डाल चुका हूँ। ये 4th पार्ट है इसका। तो चलिए 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। प्राय स्थलों से मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर काले रंग के बर्तन मिले हैं। उत्तर में बनारस और दक्षिण में मदुरई शिल्प के प्रमुख केंद्र थे। शिल्पकारों तथा व्यापारियों का अपना अपना संघ था जो श्रेणी कहलाता था। व्यापार का संचालन करना, ठीक है। शिल्पकार का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। श्रोणियाँ बैंक का भी काम करती थी जहाँ लोग लाभ के लिए धन जमा करते थे। अरकामेडो, पुदुचेरी। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरकामेडो का पतन था। पुरातत्व स्थल, यह ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो जहाज़ों से उतरे मालों के लिए गोदाम था। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र तथा एरेटाइन, इटली का शहर जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अरकामेडो में छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः रंगाई के पात्र होंगे। अन्यत्र रोम, यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी तथा पश्चिमी एशिया तक फैला था। महत्वपूर्ण शासकों में ऑगस्टस प्रमुख है जिसने लगभग 2000 साल पहले शासन किया। ऑगस्टस ने रोम को संगमरमर का बनाया, बड़े बड़े रंगमंडल तथा स्नानागार बनवाए। आहत सिक्कों का प्रचलन लगभग 2500 साल पहले। ये रंगमहल होना चाहिए, थिंक, है ना। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च एवं कीमती पत्थरों के लिए मशहूर था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना नाम से बुलाते थे। उपमहाद्वीप का तटीय भाग दक्षिणी पहाड़, पठार तथा नदियों से भरा पड़ा है। नदियों के मैदानी भागों में नर्मदा का मैदान काफी उपजाऊ है। संगम कविताओं में मोवेंदार शब्द 3 शासक परिवारों के लिए प्रयुक्त था जिसका अर्थ है 3 मुखिया, चोल, पांड्य तथा चेर। 3 मुखिया के 2-2 सत्ता केंद्र थे जिनमें चोलों का पतन पोहार या कावेरी पट्टिनम तथा पांड्यों की राजधानी मदुरई महत्वपूर्ण थे। पश्चिम भारत में सातवाहन साम्राज्य प्रभावी था जिसके प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। उनकी मां गौतमी बलश्री के अभिलेख से पता चलता है। सातवाहन शासक दक्षिणापथ, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता के स्वामी थे। रेशम मार्ग, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से रेशम पश्चिमी देशों में ले जाया जाता था वह रेशम मार्ग कहलाया। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण प्रमुख थे। इनका शासन मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर था। पेशावर और मथुरा प्रमुख केंद्र थे। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए। तक्षशिला इनके राज्य का हिस्सा था। बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों का सर्वप्रमुख राजा कनिष्क था लगभग 1900 साल पहले। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ जिसकी 2 विशेषताएं थी। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण अधिकांश मथुरा तथा कुछ तक्षशिला में। बोधिसत्व में आस्था, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास की समाप्ति हुई। अब वे लोगों को शिक्षा देने और मदद के लिए सामाजिक परिवेश में रहने लगे। बोधिसत्व चीन और जापान तक फैला तो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। अनेक गुफाओं का निर्माण पश्चिमी घाट के दर्रों में हुआ। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया इत्यादि में फैला।
थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप पहले से इन देशों में प्रचलित था। चीनी बौद्ध यात्री फा शियन 1600 साल पहले, श्वेनत्सांग 1400 साल पहले तथा उसके करीबी 50 साल बाद इत्सिंग भारत आया। भक्ति यह भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका एक अर्थ यह भी है भगवान, भगवत, जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है तथा भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध। भक्ति मार्ग की चर्चा भागवत गीता में है, महाभारत का भाग है। शिव भक्त अपार द्वारा 1400 साल पहले तमिल में लिखी गई कविता प्रसिद्ध है। अन्यत्र लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ। उस वक्त रोमन साम्राज्य का भाग था वो। ईसा मसीह के उपदेश बाइबल नामक ग्रंथ में है। प्रशस्तियां लगभग 1700 साल पहले समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण द्वारा संस्कृत में प्रशस्ति कविता लिखी गई। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदाई। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा, जिसमें हर्षेण ने समुद्रगुप्त को युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि बताया है। इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों, दक्षिणापथ के 12 शासकों, असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ और संघ के राजाओं, बाह्य इलाकों के कई शासकों, जिनमें संभवतः शक और कुषाण थे, की चर्चा की है, जो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र गुप्त शासन के केंद्र थे। प्रशस्तियां शासक की वंशावली के विषय में भी बताते हैं। जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के प्रथम शासक, मां कुमारी देवी, लिच्छवीगढ़ की एक्सेट्रा। चंद्रगुप्त सेकंड ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की तथा पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में शकों को परास्त किया। कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हर्षचरित से मिलती है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी गई उनकी जीवनी है। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 साल पहले शासन किया। राजधानी थानेसर थी। वेनशांग हर्षवर्धन के दरबार में काफी समय तक रहा था। श्वेनत्सांग हर्षवर्धन का बहनोई कन्नौज का शासक था, जिसे बंगाल के शासक ने मार दिया था। तो हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल तथा मगध को जीता। हर्ष ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण या दक्कन की ओर कदम बढ़ाया तो उसे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। पल्लव, चालुक्य तथा पुलकेशिन द्वितीय, इस काल में पल्लव तथा चालुक्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। पल्लव राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक विस्तार था। चालुक्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच साम्राज्य, राजधानी थी ऐहोल। पुलकेशिन द्वितीय प्रमुख चालुक्य राजा थे, जिसके दरबारी रवि कीर्ति ने उनके प्रशस्ति में पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया। ऐहोल रवि कीर्ति के अनुसार उसने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाके में अभियान चलाया, हर्ष को आगे बढ़ने से रोका तथा पल्लवों को भी जीता। राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने अंततः पल्लवों एवं चालुक्य को समाप्त कर दिया। प्रशासन की बात की जाए, इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्रथम इकाई गांव होते थे या प्राथमिक इकाई गांव होते थे। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक थे, जैसे महादंड नायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हर्षेण महादंड नायक भी था, कुमारामात्य महत्वपूर्ण मंत्री भी था तथा संदीप विग्रहिक युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था।
स्थानीय शासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था, जैसे नगर श्रेष्ठी, प्रमुख बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्तवाह, व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक, मुख्य शिल्पकार, कायस्थ, लिपिकों के प्रधान, एक्सेट्रा। सेना की बात की जाए तो सुसंगठित सेना होती थी, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सेना थी। सेना नायक की बात की जाए तो ये राजा को सैन्य सहायता देते थे। इन्हें नियमित वेतन न देकर भूमि दी जाती थी, जिससे ये कर वसूलते थे। ये सामंत भी कहलाते थे। सभाओं की बात की जाए तो पल्लवों के अभिलेख में कई सभाओं का वर्णन है, जिनमें से एक है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण। जहां ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहां नगर ग्राम सभा होती थी, जिसे उर कहते थे। व्यापारियों का संगठन नरगम कहलाता था। प्राय धनी व्यापारी या भूस्वामी इसमें होते थे। आम लोग। जनसाधारण की झलक नाटकों तथा अन्य स्रोतों में देखने को मिलती है। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार का चित्रण किया है, जिसकी विशेषता है ब्राह्मणों को संस्कृत में, परंतु अन्य लोग तथा महिलाओं को प्राकृत में बोलते दर्शाया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी कालिदास ने लिखी थी। फाशियन ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा है। ये लोग प्राय शहरों के बाहर रहते थे तथा जब बाजार या शहर में आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे। अन्यत्र अरब एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसने भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले बेदुइन घुमकर कबीले लोग ऊंटों पर आमंत्रित आते थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि माना गया तथा कुरान को पवित्र ग्रंथ। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।